अब देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। तो सेक्शन 31 जो है वो कंटेन करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच आप क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो, आईटीसी कैन बी अवेल्ड। ठीक है, तो अब अभी वैसे तो अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में भी इनवॉइस के प्रोविजंस डिस्कस किए थे। अब पूरे डिटेल्ड प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। तो देखिए, जो रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज सप्लाइंग गुड्स या सर्विसेज, जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज क्या है, सप्लाई कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस जारी करनी पड़ेगी। उसको क्या है, टैक्स इनवॉइस जारी करनी पड़ेगी। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड गुड्स, ये नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन होंगे जिन्होंने नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन से अवेल करी। ठीक है, जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, उनको भी क्या है, टैक्स इनवॉइस जारी करनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस जारी करनी पड़ेगी। तो हु इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस? एक तो हो गया जो सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, और रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब क्या टाइम लिमिट रहेगी फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस? क्या टाइम लिमिट रहेगी आपकी, क्या फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस? गुड्स के केस में यदि सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यदि सप्लाई इन्वॉल्व क्या, मूवमेंट ऑफ गुड्स, यदि सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो इनवॉइस है वो कब तक जारी होगी, ऑन और बिफोर और एट द टाइम ऑफ से रिमूवल, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, इसको बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। ठीक है, और से सप्लाई एज ऑन वेयर बेसिस जहाँ सप्लाई होती है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इनवॉइस क्या जारी हो जानी चाहिए, बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन से 6 months फ्रॉम द रिमूवल, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 months ऑफ द रिमूवल से विच एवर से अर्लियर। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या विद इन 6 months फ्रॉम द रिमूवल विच एवर से अर्लियर, ये क्या है, इनवॉइस जारी हो जानी चाहिए। भैया सप्लाई अगर टेक्स प्लेस बिफोर विद इन 6 months, 6 महीने के पहले हो गई, तब तो आपने देखा ही था, अपने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि एज सून एज सप्लाई इज देयर आपको इनवॉइस जारी करनी है। पर 6 महीने भी उसने अप्रूवल नहीं दी तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल आपको क्या है, इनवॉइस जारी करनी है। सर्विसेज के केस में कितने टाइम के अंदर इनवॉइस जारी करनी है, विद इन 30 days फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस, विद इन 30 days ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंकिंग कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसीज हो गई, उसमें 45 days के अंदर आपको क्या है, इनवॉइस जारी करनी है। कितने टाइम के अंदर इनवॉइस जारी करनी है, विद इन 45 days ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो जहां कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम व्हेन ईच ऑफ द सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज इशूड, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जारी किए जा रहे हैं, तो बिफोर एट द टाइम ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट इज इशूड, या ईच सक्सेसिव पेमेंट इज से रिसीव्ड, या फिर क्या, ईच सक्सेसिव पेमेंट इज से रिसीव्ड। अब जब बात आती है इन केस ऑफ से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें, यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज से असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। इन केस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, तो बिफोर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। और अगर क्या है, पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ इवेंट, पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। तो बेसिकली क्या है, अगर ड्यू डेट पेमेंट की असर्टेनेबल है,
तो इनवॉइस कब तक जारी हो जानी चाहिए? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो ऑन और बिफोर द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। और अगर पेमेंट बेसिकली जैसे कंप्लीशन से लिंक्ड है तो भाई इतना परसेंट कंप्लीट होगा तो हम पेमेंट रिलीज करेंगे, इतना परसेंट कंप्लीट होगा तो हम पेमेंट रिलीज करेंगे। तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, ये टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस है। ठीक है, इनवॉइस टाइम के अंदर जारी जरूरी करना जरूरी है। ये तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच सप्लाई। अब जो रूल 46 है ये आपको बताता है इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्या अपने को टैक्स इनवॉइस के कंटेंट्स होंगे? तो सबसे पहले हो गया नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर। नेम, एड्रेस होएगा ही होएगा, GSTIN ऑफ द सप्लायर। फिर है कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर हो गया। डेट ऑफ इशू हो गया। GSTIN ऑफ द रेसिपिएंट, उसका नाम, पता, एड्रेस, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो नेम, एड्रेस एंड GSTIN या UIN ऑफ द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इज ₹50,000 और मोर, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड कोड। और अगर ये 50,000 रुपये से कम भी है तो भी क्या है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट में और स्टिल रिक्वेस्ट फॉर सी डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। फिर HSN कोड हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। क्वांटिटी हो गई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई, रेट ऑफ टैक्स आ गया, अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, यदि इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मैंडेटली मेंशन करनी है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। टैक्स अगर पेएबल है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, टैक्स पेएबल है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ठीक है। और अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस है तो QR कोड है, उसमें एम्बेडेड है क्या, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन, जो रेफरेंस नंबर है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन होता है इनवॉइस का इनवॉइस पोर्टल पे, तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। तो वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर इसमें क्या है, क्विक रिस्पांस कोड हैविंग से एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर। उसके अलावा डिक्लेरेशन, अगर आपकी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस मैंडेटरी हो जाते हैं, अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया, और जनवरी में तो ये 5 करोड़ हो जाएगा बाद में, तो 5 करोड़ करने की बात है इसकी, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से। तो अब यहाँ पे या 1 अप्रैल 2023 से कब करें उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो वहाँ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपको ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस, वैसे तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर करोड़ से ज़्यादा है पर आप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट इज द मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। गुड्स के केस में जो इनवॉइस है 3 कॉपीज में जारी होगी, ओरिजिनल फॉर द रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर द सप्लायर। 3 कॉपी में इनवॉइस जारी होगी। ठीक है, ओरिजिनल फॉर द रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर द सप्लायर। और जो सर्विसेज के केस में 2 कॉपीज में हो गई, ओरिजिनल फॉर द रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर द सप्लायर। सर्विसेज के केस में 2 कॉपीज हो गई, ओरिजिनल फॉर द रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर द सप्लायर। जहाँ ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं तो आपको क्या है, इन्होंने एक स्कीमा बना के दे दिया, वहाँ आप उस स्कीमा के अनुसार आप इनवॉइस की जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो दीजिए, और फिर ये पोर्टल पे ये इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी। फिर पोर्टल पे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ठीक है, और फिर वो इनवॉइस आपकी मानी जाएगी। तो इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ये पढ़ेंगे अभी। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो रहा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स तो आपको क्या है, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है,
उसके अलावा देखो एक जो B2C सप्लाईज होती है ना, B2C सप्लाईज फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 500 करोड़ से तो आपको क्या देना पड़ेगा, डायनामिक क्यूआर कोड की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, जिसको स्कैन करके कंज्यूमर क्या कर सकता है, डायरेक्ट पेमेंट करेगा। तो इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स कंटेन्ड इन फॉर्म GST INV 01 obtaining an invoice reference number from the common portal। ठीक है, अगर आपके इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है तो फिर वो ई इनवॉइस नहीं होगी, और ई इनवॉइस नहीं है तो आप उसके बेसिस पे ITC नहीं ले सकते हो, अगर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस मैंडेटरी है तो। अब ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस की बात करें तो क्लासेस ऑफ पर्संस, तो जो B2B इनवॉइसेस हैं, B2B इनवॉइसेस हैं, वहां क्या है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या है, मैंडेटरी है B2B। B2C में अभी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अब किन लोगों के लिए जरूरी हो गया ये, ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन ऑल पैन बेसिस, पैन और ऑल इंडिया बेसिस। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, in any of the preceding financial years 17-18 onwards, they are required to issue an e-invoice, they are required to issue say any invoice। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर अपन बात करें, एक है ई इनवॉइस स्कीमा, ई इनवॉइस स्कीमा, ठीक है, क्या है ये बेसिकली यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा फॉर्म GST INV 1 के अंदर, containing mandatory fields to be reported in the electronic format to the invoice registration portal। ठीक है, ये एप्लीकेबल रहेगा टू ऑल द बिजनेस। तो फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपके SAP है और टैली है, वो इस स्कीमा के अनुसार अपने सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, ठीक है, इनवॉइस अपन इंफॉर्मेशन फीड करेंगे और ये इंफॉर्मेशन अपलोड होगी पोर्टल पे, और फिर ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और वो QR कोड एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको रिटर्न हो जाएगा, और वो ही आपकी क्या हो जाएगी, ई इनवॉइस हो जाएगी, जो आपने जो रेसिपिएंट्स हैं उनको दे जारी कर दोगे। तो बेसिकली इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या हो गया, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक यूनिक रेफरेंस नंबर है विच इज जनरेटेड अंडर एंड रिटर्न बाय इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। कब ये जनरेट हो रहा है, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवॉइस। ये कब जनरेट हो रहा है, on successful registration of e-invoice, and GST invoice is valid only with valid invoice reference number। GST invoice, e-invoice तभी valid होगी जब उसकी क्या होगी, उसके पास valid invoice registration number होगा। Invoice registration portal क्या हो गया, it is a website which is used for say uploading or say reporting of invoices by notified persons। Invoice registration portal क्या हो गया, ये website हो गई for uploading and or say reporting of invoices बाय नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन्स। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं ई इनवॉइसेस के, बेसिकली ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जो ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आप भरोगे, तभी इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है। उससे क्या है, जो आपका GSTR 1 रिटर्न है उसमें इसकी ऑटो रिपोर्टिंग हो रही है। ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, उसमें आपके अगर मैंडेटरी फील्ड्स भर देते हैं तो ऑटो जनरेट हो जाएगा आपका ई वे बिल। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, सब्सटेंशियल रिडक्शन विल बी देयर इन द ट्रांसक्रिप्शन एरर्स। अर्ली पेमेंट हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस है। बेसिक चीज डिपार्टमेंट वालों के लिए क्या है, डिपार्टमेंट वालों को हर समय की इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे ही इनवॉइस की डिटेल्स गई तो इट रिड्यूसेस इन टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन ये सबसे बड़ी बात है, एंड एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस ये सबसे बड़ी बात है। डिपार्टमेंट वालों के लिए तो यही फायदा है, एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस, फर्जी जो क्रेडिट ले रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट्स है धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं।
अब कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस? देखिए, B2B इनवॉइसेस हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन को जारी की गई इनवॉइसेस, वो है B2B इनवॉइसेस। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन बाय नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ ये ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। या ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या है? एप्लीकेबल रहेंगे। उसके अलावा एक्सपोर्ट बाय नोटिफाइड पर्सन, एक्सपोर्ट्स के रिलेशन में भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल होंगे? B2C सप्लाईज अभी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। B2C सप्लाईज में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। इनवॉइस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनवॉइस अगर इस इनवॉइस इशूड की जा रही है किसके द्वारा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, वहाँ ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या है? एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। सप्लाईज मेड बाय नोटिफाइड पर्सन्स, टैक्स ऑन विच इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर 9(3), ठीक है। तो यहाँ सप्लायर को इज रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। अब जैसे लीगल कंसल्टेंट है और उसकी क्या है, टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है और रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स लग रहा है, तो भी क्या है, ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या अप्लाई हो रहे हैं। एडवोकेट है जैसे, ठीक है। व्हेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्संस, व्हेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाईज आर रिसीव्ड बाय नोटिफाइड पर्संस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, तो आरसीएम के तहत रेसिपिएंट को देनी है क्या? रेसिपिएंट को ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या है? अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, एक तो जो एसीजेड यूनिट्स है, जो एसीजेड यूनिट्स है, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस। अब सपोज कीजिए आपकी एक डीटीए यूनिट है, उसका टर्नओवर आ रहा है 8 करोड़, और एक एसीजेड यूनिट है आपकी, उसका टर्नओवर आ रहा है 4 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर हो गया आपका 12 करोड़। तो डीटीए यूनिट के लिए तो क्या हो जाएगा? ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या है? अप्लाई हो जाएंगे। एसीजेड यूनिट के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। एसीजेड यूनिट क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। एसीजेड यूनिट क्या है? ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन से क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। एसीजेड डेवलपर पे, एसीजेड डेवलपर पे ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। एसीजेड डेवलपर ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, एनबीएफसी हो गई, ये नोटिफाइड सर्विस सप्लायर्स हैं। ये नोटिफाइड सर्विस सप्लायर्स हैं, जहाँ ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो रहे। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है सप्लाइंग सर्विसेज in relation to transportation of goods by road in goods carriage. Goods transport agencies जो हैं supplying services of transportation of goods by road in goods carriage. फिर supplier of passenger transportation service, person supplying services, ये सब notified service suppliers हैं। person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। जहां ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं, जहां ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस क्या है? अप्लाई हो रहे हैं, वहां बेसिकली देयर इज नो नीड टू इशू इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट में जारी करनी पड़ती थी, तो यहाँ नहीं जरूरत है। अब यहाँ बेसिकली क्या ओवरऑल वर्क फ्लो रहेगा ई इनवॉइसेस का? जो टैक्स पेयर्स हैं, दे विल क्रिएट GST invoices on their own accounting, billing या ERP system as per e-invoice schema, that is form GST INV
01, ठीक है। ये अपना एक खुद का स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। फिर टैक्स पेयर विल अपलोड द ई इनवॉइस स्कीमा, ठीक है। इनवॉइस अपने स्कीमा मतलब जो स्कीमा है इनवॉइस स्कीमा, उसके हिसाब से अपनी इनवॉइस की अपने ओन अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट किया जाएगा। फिर ये अपलोड कर दिया जाएगा इनवॉइस स्कीमा टू इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जनरेट करेगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर, और आईआरपी जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है डिजिटली साइंस द ई इनवॉइस एंड ऐड क्या करेगा, क्यूआर कोड ऐड करेगा। IRP returns the e-invoice to the supplier. Supplier shares the e-invoice with the receiver along with the QR code. तो ये ओवरऑल वर्क फ्लो है, ठीक है। जहाँ तक GST सिस्टम की बात है, जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो क्या कर रहा है, इट विल सेंड ई इनवॉइस डेटा अलॉन्ग विद इनवॉइस रेफरेंस नंबर टू GST सिस्टम। GST सिस्टम में ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा into GSTR 1 of the supplier और ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा in GSTR 2A of the respective recipients। ई-वे बिल सिस्टम में भी ये चला जाएगा अगर पैरामीटर्स सच एज ट्रांसपोर्टर्स ID, व्हीकल नंबर एक्सेट्रा इज रिपोर्टेड ही इनवॉइस स्कीमा, तो ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक कैंसलेशन ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस है, कैंसलेशन विल बी अलाउड बाय सेलर बाय रिपोर्टिंग द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। Amendment is not possible through invoice registration portal. Amendment GST पोर्टल के माध्यम से ही कैरी आउट किया जा सकता है जो ई इनवॉइस है, ठीक है। तो ये अभी अपन ने क्या है ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है जो कंसेप्ट है वो है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का। आगे जो कंसेप्ट है वो क्या है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस का। तो देखिए, अगर सपोज कीजिए अपन ने 1 अक्टूबर को आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ गया, टर्नओवर क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ गया, 40 लाख से एक्सीड कर गया, और अपन अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अपन ने अप्लाई कर दिया। सपोज करो इसने 25 अक्टूबर को ये अप्लाई कर दिया, इसने 25 अक्टूबर को अप्लाई कर दिया और इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया 5 नवंबर को, इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया 5 नवंबर को, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर इसका ये तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी 5 नवंबर है। किस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, आप बताएं किस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा? 1 अक्टूबर से हो जाएगा। क्यों रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो गया? क्योंकि इसने अप्लाई कर दिया है विद इन 30 डेज, ये अप्लाई कर दिया है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो 1 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ आरसी के बीच में जो भी इसने सप्लाई करी, क्या इसमें इसका GSTIN आया होगा? क्या कहां से आएगा इसका GSTIN? इसका GSTIN मिला ही 5 नवंबर को है, तो कहां से आएगा? तो अब रेसिपिएंट को ITC कैसे मिले? इसके लिए क्या कंसेप्ट आ गया? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट आया, यानी रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, revised tax invoice is required to be issued in respect of taxable supplies. Revised tax invoice is required to be issued in respect of taxable supplies effected during the period of effective date of registration and the date of issuance of say certificate of registration. इस दौरान आपको क्या है, revised tax invoice क्या है, जारी करनी है। कितने टाइम के अंदर जारी करनी पड़ेगी? Within 1 month from the date of issuance of registration certificate। अब देखिए, ये कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी जारी की जा सकती है। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस में भी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। The same may be issued in respect of taxable supplies made to a unregistered recipient during this period. अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस जारी की जाएगी, परंतु यही अगर सपोज कीजिए इंटर स्टेट सप्लाईज है, इंटर स्टेट सप्लाईज है जहाँ की वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड कर रही है 2.5 लाख, इंटर स्टेट सप्लाईज है
जब वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड कर रही है 2.5 लाख, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस जारी नहीं की जाएगी जब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, एक्सीड कर रही है 2.5 लाख। अब अपने को टैक्स इनवॉइस कब जारी नहीं करनी, अपने को टैक्स इनवॉइस कब जारी नहीं करनी, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, माल अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है आपने, माल अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, और रेसिपिएंट कह रहा है कि मुझे इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेसिपिएंट कह रहा है मुझे इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस के में, उस पर्टिकुलर केस में आप जो भी दिन बंद होगा एट द क्लोज ऑफ ईच डे, आप क्या है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस जारी करोगे, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस क्या है, जारी करोगे। एक है कंसेप्ट बिल ऑफ सप्लाई का। अगर पर्सन सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की, यदि पर्सन क्या है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की, तो उसको क्या है, टैक्स इनवॉइस की बजाय बिल ऑफ सप्लाई जारी करना। इसी हिसाब से अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर है, अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर है तो उसको क्या है, बिल ऑफ सप्लाई जारी करना है। आप इनवॉइस 46A में दे रखा है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी जारी कर सकते हो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी जारी कर सकते हो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई भी क्या है, जारी किया जाएगा। कब, रूल 46A के हिसाब से, जब आप क्या है, टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों इफेक्ट कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों इफेक्ट कर रहे हो, तो आप इनवॉइस कम क्या है, बिल ऑफ सप्लाई जारी कर सकते हैं। फिर है कंसेप्ट किसका, रिसीट वाउचर का, रिसीट वाउचर का कंसेप्ट क्या है, रिसीट वाउचर का। अब देखिए, अगर कोई सप्लायर को एडवांस पेमेंट मिलता है, मुझे एडवांस पेमेंट मिल गया अगेंस्ट सर्विसेज, ठीक है, ये एडवांस मिल गया मुझे अगेंस्ट सर्विस, तो मैं रेसिपिएंट को क्या है, रिसिप्ट वाउचर जारी करूंगा। आई विल इशू टू द रेसिपिएंट क्या, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है, मैं अपने रेसिपिएंट को रिसिप्ट वाउचर जारी करूंगा, जिसमें क्या आ रहा है, नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द रेसिपिएंट, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, क्या अमाउंट ऑफ एडवांस है, क्या रेट ऑफ टैक्स है, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज किया है। अब फंडामेंटली प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, टैक्स अगर रिवर्स चार्ज में पेएबल है तो वो बताना है, सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, ये याद रख के जाइएगा कि अपने को ये पता नहीं है, एडवांस दे दिया कि कौन सी वो सप्लाई लेगा, तो अब नेचर ऑफ सप्लाई की इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है ये पता नहीं है, तो ये सप्लाई इंटरस्टेट मानी जाएगी। रेट ऑफ टैक्स अभी असर्टेनेबल नहीं है कौन सी सप्लाई लेगा, तो रेट आपको क्या लगानी है, 18% की रेट लगानी है, रेट आपको क्या लगानी है, 18% की रेट लगानी है। तो वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेबल नहीं है, तो रेट ऑफ टैक्स लोगे 18% और नेचर लोगे इंटरस्टेट सप्लाई। अब अपने को, अपन ने एडवांस मिला आपको, आपने रिसिप्ट वाउचर जारी किया, पर हो सकता है कोई सप्लाई आपने नहीं करी और ना आपने टैक्स इनवॉइस जारी करी, बट सप्लाई नहीं करोगे तो कहां से टैक्स इनवॉइस जारी करोगे। कोई सप्लाई आपने नहीं करी, कोई टैक्स इनवॉइस जारी नहीं करी, तो उस केस के अंदर आप क्या है, सप्लायर रेसिपिएंट को रिफंड वाउचर देगा कि भाई मैं ये तेरा पैसा क्या है, रिफंड दे रहा हूं, और फिर जब ये रिफंड वाउचर दे देगा तो ही विल बी एंटाइटल्ड, सप्लायर को, टू क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड बाय हिम ऑन सच एडवांस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक है पेमेंट वाउचर, एक क्या है, पेमेंट वाउचर। तो अगर सपोज कीजिए रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, या कौन रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसने कोई सर्विसेज ली है, गुड्स लिए हैं, उसने कोई सर्विसेज ली है, गुड्स लिए हैं,
जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, यानी रेसिपिएंट को जीएसटी देना है। ये चाहे 9(3) के हों चाहे 9(4) के हों, ये 9(3) के हों या 9(4) के हों, ठीक है। और जब सप्लायर बेसिकली चाहे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हो, चाहे सप्लायर क्या हो, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर, ठीक है, उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिपिएंट क्या करेगा, से पेमेंट वाउचर क्या है बनाएगा। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(3) और 9(4), ठीक है, दे विल इशू से पेमेंट वाउचर। कब पेमेंट वाउचर जारी कर रहा है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। पेमेंट वाउचर बना रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, ठीक है। तो ये आप देखिएगा पेमेंट वाउचर से रिलेटेड प्रोविजंस है। उसके अलावा देखिए साथ के साथ इनवॉइस भी जारी करनी पड़ सकती है। रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड और उसने आरसीएम के तहत सप्लाईज रिसीव की है, और ये सप्लाईज किससे आ रही है? अनरजिस्टर्ड डीलर से आ रही है। ये सप्लाईज किससे आ रही है? ये सप्लाईज अनरजिस्टर्ड डीलर से आ रही है। अनरजिस्टर्ड डीलर है, चाहे वो 9(3) का हो, चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर है वो 9(4) का हो, तो उसने जो गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदे हैं, उसने जो गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदे हैं, तो उस केस के अंदर रेसिपिएंट शैल इशू इनवॉइस। उस केस के अंदर रेसिपिएंट को इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। उस केस के अंदर क्या है? रेसिपिएंट को इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। अब एक कंसेप्ट है क्रेडिट नोट्स का। क्रेडिट नोट क्या होता है? सेक्शन 34 में दे रखा है। सेक्शन 34 में क्रेडिट नोट का कंसेप्ट दे रखा है। सप्लायर ने सपोज करो माल बेचा, सप्लायर ने माल बेचा 10 लाख रुपए का, ये इनवॉइस में वैल्यू शो करी, ये इनवॉइस में वैल्यू शो करी, पर एक्चुअल वैल्यू क्या थी? कम थी। एक्चुअल वैल्यू 8 लाख ही थी। सपोज करो उसने 18% रेट चार्ज कर ली, पर एक्चुअल रेट जो चार्ज करनी थी वो 12% ही करनी थी। ये एक्चुअल चार्ज उसने कर ली 18 पर करनी थी 12, या उसकी सेल रिटर्न हो गया, या सेल रिटर्न हो गया, या उसने डेफिशिएंट गुड्स या सर्विसेज दी हैं। तो इन केस में सप्लायर रेसिपिएंट को क्या करेगा? सप्लायर रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट जारी करेगा। अब जब क्रेडिट नोट जारी करेगा उसके बाद ही सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। उसके बाद ही सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। दैट इज वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस, वेयर वन और मोर से टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन से इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जहां टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, या टैक्स चार्ज किया गया है इनवॉइस में ज्यादा इन कंपैरिजन टू व्हाट? द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, या सप्लाई वेयर द गुड्स आर रिटर्न बाय द सप्लायर रेसिपिएंट। सप्लायर को ये माल क्या कर दिया गया है? रिटर्न कर दिया है। किसने? रेसिपिएंट ने ये माल क्या है? रिटर्न कर दिया है। या वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, तो जो रजिस्टर्ड पर सप्लायर ऑफ गुड्स है वो इशू करेगा वन और मोर क्रेडिट नोट्स इन फॉर सप्लाईज मेड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर फॉर टू द रेसिपिएंट। और ये कब तक जारी करना है? जो रिटर्न आपका जाएगा सितंबर के महीने का ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसकी ड्यू डेट तक, या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक ये क्या है? क्रेडिट नोट जारी करना है। क्रेडिट नोट जारी करोगे फिर आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को क्या है? रिड्यूस कर सकते हो। एक कंसेप्ट है किसका? डेबिट नोट का। सीधी सी बात है, मैंने बिल किया इनवॉइस में 20 लाख, एक्चुअल वैल्यू थी जो बिल करनी चाहिए थी वो थी 22 लाख, रेट मैंने चार्ज कर ली सपोज करो 5%, एक्चुअल रेट जो चार्ज करनी थी वो थी से 18%। गलती तो हो ही सकती है। तो आप क्या है? डेबिट नोट जारी करोगे अपने रेसिपिएंट को। सप्लायर अपने रेसिपिएंट को क्या है?
डेबिट नोट जारी करेगा। सप्लायर रेसिपिएंट को क्या है, डेबिट नोट जारी करेगा। तो सप्लायर कब डेबिट नोट जारी कर रहा है अपने रेसिपिएंट को, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेज हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ goods or services or both, where say one or more tax invoices have been issued for supply of goods or service or both। जहां taxable value in invoice, taxable value in invoice क्या कर रही है, क्या है, कम चार्ज की गई है, इज लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, या टैक्स जो चार्ज किया गया है इनवॉइस में वो कम है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। तो फिर रजिस्टर्ड सप्लायर जो है of goods or service, we issue one or more debit notes for supplies made in the financial year to the recipient of goods or services। तो supplier recipient को क्या है, डेबिट नोट जारी कर रहा है। एंड द डेबिट नोट जो है is to be declared in GSTR1 for the month in which same is issued। ठीक है, for the month in which say same is issued। अब आती है हमारे पास बात क्या, फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट। सेक्शन 31A क्या बता रहा है, सेक्शन 31A ये बता रहा है कि जो सप्लायर है, जो नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, जो नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो बायर्स हैं, जो रेसिपिएंट्स हैं, उनको क्या है, डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी अलाउ करनी पड़ेगी, जिससे कि वो क्या है, QR कोड को स्कैन करके डिजिटली आपको क्या है, पेमेंट करें। ठीक है, फिर देखिए, तो देख लीजिएगा एक बार, सेक्शन 32 ये बोल रहा है, सेक्शन 32 ये बोल रहा है कि ये प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन से ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये प्रोहिबिशन है ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो फंडामेंटली a person basically who is not registered shall not collect tax in respect of supply of goods or services or both made by way of say tax under the act। तो यानी वो अनऑथराइज कलेक्शन टैक्स का नहीं कर सकता। और रजिस्टर्ड पर्सन भी जितना GST 18% है तो 18% ही क्या है, कलेक्ट करेगा। और 33 ये बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, अमाउंट ऑफ टैक्स है, वो आपको क्या है, इंडिकेट करना पड़ेगा इनवॉइस में एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में। ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा इनवॉइस के अंदर और अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अमाउंट ऑफ टैक्स इज टू बी इंडिकेटेड। फिर देखिए आपके आती है क्या, टैक्स इनवॉइसेस इन स्पेशल केसेस। मोर और लेस जो इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और NBFCs है, एक तो इनको 45 दिन के अंदर क्या है, इनवॉइस जारी करनी है। अब इनके ये ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, सीरियल नंबर एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ये क्या है, ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो अदर इंफॉर्मेशन है रूल 46 में वो है, और सच डॉक्यूमेंट्स मे बी इशूड और मेड अवेलेबल फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। और ये क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं फॉर सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ। GTA के केस में इनको एक तरह से क्या है, कंसाइनमेंट नोट जारी करना होता है। GTA के केस में क्या है, कंसाइनमेंट नोट जारी करना होता है। बेसिकली उसमें जो ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट हो गया, नेम ऑफ कंसाइनर कंसाइनी आ गया, नेम ऑफ कंसाइनर कंसाइनी आ गया, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरिज, जिसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्या डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की बात करें, GSTIN ऑफ द पर्सन लाइबल फॉर पेइंग टैक्स वेदर एज कंसाइनी और द कंसाइनर एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अंडर 46। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इनके लिए है। उसके अलावा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेम है जैसा कि इंश्योरेंस कंपनी का है, या सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस जरूरी नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन टैक्स इनवॉइस जरूरी रहेगी। और या टिकट भी क्या है, टिकट भी क्या है, इनवॉइस माना जाएगा। इसी हिसाब से अगर आप क्या है,
एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स के अंदर एंगेज हो इन मल्टीप्लेक्स थिएटर, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स थिएटर, तो यहाँ डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट की ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉनिक टिकट क्या है, इनवॉइस माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक टिकट क्या है, इनवॉइस माना जाएगा। एंड अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46 इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जो अदर देन मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स के अलावा वाले जो लोग हैं, ये भी क्या है, एट देयर ऑप्शन दे कैन फॉलो दी अबव प्रोसीजर। अब आगे हम देखते हैं क्या, डिलीवरी चालान। अगर गुड्स का रिमूवल हो रहा है से बाय रीजंस अदर देन सप्लाई, या फिर क्या है, जॉब वर्क के लिए रिमूवल हो रहा है, ठीक है, या जब आप क्वांटिटी नहीं निकाल पा रहे हैं सप्लाई की एट द टाइम ऑफ रिमूवल, तो आप ये गुड्स का जो रिमूवल होगा, गुड्स का जो रिमूवल होगा वो होगा अंडर कवर ऑफ डिलीवरी चालान। ये होगा अंडर कवर ऑफ डिलीवरी चालान, जो गुड्स का रिमूवल हो रहा है। तो सप्लाई ऑफ लिक्विड गैसेस वेयर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैसेस where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known, तो ये क्या है, डिलीवरी चालान के माध्यम से होगा। जॉब वर्क में माल जा रहा है, डिलीवरी चालान लगेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, वहाँ पे डिलीवरी चालान है, या सच अदर सप्लाईज एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, डिलीवरी चालान आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे डिलीवरी चालान सीरियली नंबर्ड होगा, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, वही है इन वन और मोर मल्टीपल सीरीज, एंड द सेम इज टू बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तब ये जारी करना होगा। और बेसिकली 3 कॉपीज में बनेगा, ओरिजिनल बनेगा फॉर कंसाइनर, डुप्लीकेट होगा किसके लिए, डुप्लीकेट होगा ट्रांसपोर्टर के लिए, और ट्रिप्लीकेट होगा कंसाइनी के लिए, ट्रिप्लीकेट होगा कंसाइनी के लिए। अब जो पर्टिकुलर्स जो डिलीवरी चालान में देने हैं, दैट इज डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान, नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द कंसाइनर इफ रजिस्टर्ड, नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द कंसाइनी इफ रजिस्टर्ड, HSN कोड, क्वांटिटी प्रोविजनल बेसिस पे, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई जब इंटरस्टेट सप्लाई हो, एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो ये डिलीवरी चालान का कंसेप्ट है। कई बार कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन और सेमी नॉकडाउन कंडीशन में गुड्स का रिमूवल होता है, तो ओरिजिनल इनवॉइस आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो भी आपके रिमूवल्स होंगे उसमें इसकी कॉपी लगेगी, सब्सिक्वेंट रिमूवल्स में इसकी कॉपी लगेगी, ठीक है। और जब आपका फाइनल कंसाइनमेंट जाएगा उसमें आपको क्या है, ये ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। फाइनल जब आपका कंसाइनमेंट जा रहा है, इसमें क्या है, ये ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी भी क्या है, उसको भेजनी पड़ेगी। तो फंडामेंटली सप्लायर शेल इशू क्या, कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट, सप्लायर जारी करेगा कंप्लीट इनवॉइस बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। डिलीवरी चालान फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट्स, डिलीवरी चालान देगा, एंड ईच कंसाइनमेंट विल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ डिलीवरी चालान एंड द कॉपी ऑफ इनवॉइस, और जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस क्या है, लास्ट कंसाइनमेंट के साथ भेजी जाएगी। तो ये अभी अपन ने क्या है, प्रोविजंस जो डिस्कस किए हैं, दिस इज व्हाट रिलेटिंग टू इनवॉइस। इनवॉइस से रिलेटेड सारे प्रोविजंस अभी अपन ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ई वे बिल के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। तो दैट इज अबाउट ऑल अबाउट दी इनवॉइस प्रोविजन। थ्योरेटिकल है पर करके जाइएगा, टाइम लिमिट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनवॉइसिंग प्रोविजंस।